Welcome to online classes NCERT. Today we will cover the last topic of history of class 9, chapter number 1, the French Revolution. Till now we saw how women contributed in the revolution and fought for their rights. Now we will move forward. The life of a revolutionary woman, Olympe de Gouges. 1748 to 1793. Olympe de Gouges was one of the most important of the politically active women in revolutionary France. She protested against the constitution and the Declaration of Rights of Man and Citizen, as they excluded women from basic rights that each human being was entitled to. So in 1791, she wrote a Declaration of the Rights of Women and Citizen, which she addressed to the Queen and to the members of the National Assembly, demanding that they act upon it. In 1793, Olympe de Gouges criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's clubs. She was tried by the National Convention, which charged her with treason. Soon after this she was executed. जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में विमेन ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया था, उसी तरह से एक विमेन थी ओलंपे डी गोगेस, जो कि पॉलिटिकली एक्टिव थी, मतलब वो फ्रांस के पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ले रही थी। हालांकि जैकोबिन गवर्नमेंट ने विमेन की पार्टिसिपेशन पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर भी कई विमेन एक्टिव थी। उन्हीं में से एक थी ओलंपे डी गोगेस। उन्होंने एक्टिवली रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। कॉन्स्टिट्यूशन और डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स के अगेंस्ट थी, क्योंकि इसमें वीमेन को किसी भी तरह के राइट्स नहीं दिए गए थे और उनको राइट्स के दायरे से बाहर रखा गया था। इसलिए 1791 में उसने डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन बनाया, जो कि शो करता था कि विमेन को भी राइट मिलने चाहिए। और इस डेक्लेरेशन को उन्होंने क्वीन और नेशनल असेंबली को सेंड करके इस पर एक्टिवली काम करने की रिक्वेस्ट की। 1793 में ओलंपे डी गौगस ने जैकोबिन गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म की, क्योंकि उन्होंने विमेन क्लब्स बंद कर दिए थे। इसीलिए उस गवर्नमेंट ने नेशनल कन्वेंशन के थ्रू उन पर चार्जेस लगाए और उन पर देशद्रोह के केस चले, जो कि साबित होने पर उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया। ओलंपे डी गौगेस विमेन को राइट दिलवाना चाहती थी, जिसके कारण उन्होंने डेक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन एंड सिटीजन्स बनाया था। अब इसमें बहुत से प्रोविजंस थे जो कि हम आगे पढ़ेंगे। सम ऑफ द बेसिक राइट्स सेट फोर्थ बाय ओलंपे डी गौगेस डेक्लेरेशन। विमेन इज बोर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स। The goal of all political association is the preservation of the natural rights of women and men. These rights are liberty, property, security, and above all, restriction to oppression. The source of all sovereignty resides in the nation, which is nothing but the union of women and men. The law should be the expression of general will. All female and male citizens should have a say either personally or by their representative in its formation. It should be the same for all. All female and male citizens are equally entitled to all honors and public employment according to their abilities and without any other distinction than that of their talents. No woman is an exception. She is accused, arrested and detained in cases determined by law. Women, like men, obey this rigorous law. पहले पॉइंट में ओलंपे डी गौगेस ने कहा कि विमेन भी फ्री बोर्न होती हैं और उनको भी मैन के जैसे राइट मिलने चाहिए। सेकंड पॉइंट इज, हर पॉलिटिकल एसोसिएशन का एम है कि वो हर इंसान का, चाहे वो मैन हो या विमेन हो, उनके नेचुरल राइट्स को सेफ गार्ड करे। और ये राइट्स हैं लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी और रेजिस्टेंस टू ऑप्रेशन, मतलब कि उनको कोई भी दबा ना सके और उन पर अधिकार ना जमा सके। थर्ड पॉइंट इज, सॉवरेनिटी पूरे नेशन में होनी चाहिए और नेशन मैन एंड वीमेन की यूनियन के अलावा और कुछ नहीं है, मतलब कि एक नेशन मैन और वीमेन दोनों से बनता है, इसलिए सबको सॉवरेनिटी मिलनी चाहिए, सिर्फ मैन को नहीं। फोर्थ पॉइंट इज, कानून बनाने में हर किसी को अपनी बात कहने का मौका मिले, चाहे मेल हो या फीमेल हो। वो कोई भी कानून बनाते समय
उनको अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। वो चाहे खुद अपनी बात रखें या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू वो बात लॉ बनाने वालों तक पहुंचाए। कानून की नज़रों में चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी इक्वल हैं। हर मेल और फीमेल को इक्वल ऑनर मिलना चाहिए, मतलब बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट जॉब्स में सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और वो अपॉर्चुनिटी उनकी एबिलिटीज़ के बेसिस पे होनी चाहिए और इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लास्ट पॉइंट इज़ कोई भी वीमेन एक्सेप्शन नहीं है। वीमेन्स पर भी दोष लगाए जाते हैं, अरेस्ट किया जाता है, सज़ा दी जाती है, उन पे कानून के मुताबिक लॉ चलते हैं। इसलिए मैन की तरह वीमेन भी इन कठोर नियमों का पालन करती हैं। ये सारे लॉज जो बनाए गए हैं ये वीमेन के लिए राइट्स की डिमांड कर रहे हैं और साथ में ही सबको ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि जब सज़ा मिलने में वीमेन को मैन के जैसा ट्रीटमेंट मिलता है तो राइट्स में उन्हें मैन के जैसा ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल रहा। 1793 में विमेन क्लब बंद कर दिए गए थे। उसके पीछे कुछ व्यू पॉइंट्स थे। काफ़ी कुछ लोग विमेन्स क्लब को बंद करने के पीछे खुद को जस्टिफाई करने के लिए कुछ कमेंट्स कर रहे थे। उन्हीं में से एक है जो अब हम पढ़ेंगे। इन 1793 Jacobin politician Chaumet sought to justify the closure of women's club on the following ground. Has nature entrusted domestic duties to men? Has she given us breasts to nurture babies? No, she said to man, but be a man. Hunting, agriculture, political duties, that is your kingdom. She said to women, be a woman. The things of the household, the sweet duties of motherhood, those are your tasks. Shameless are those women who wish to become men. Have not duties been fairly distributed? अब जैकोबिन के पॉलिटिशियन शॉमेट थे, उनका कहना था कि विमेन्स क्लब को बंद कर देना चाहिए। उसके लिए वो ये बातें कहते थे कि कुदरत ने डोमेस्टिक ड्यूटीज़ का काम मैन को नहीं सौंपा, ना ही बच्चे को पालने के लिए मैन को कोई जिम्मेवारी दी गई है। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। वो मैन से कहते थे कि आप मैन बनो, हंटिंग करो, एग्रीकल्चर करो और अपनी पॉलिटिकल ड्यूटीज़ को पूरा करो, यही आपके काम हैं। और विमेन को वो कहते थे कि आप विमेन बनो, घर का कामकाज और बच्चों का पालन पोषण ये सब आपकी जिम्मेवारी हैं। जो लेडीज़ आदमी बनने की कोशिश करती हैं वो बेशर्म हैं। जो ड्यूटीज़ हैं इनको क्या बिल्कुल जस्टिफाइबली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गॉड ने। तो इस तरह के कमेंट्स देकर वो अपनी बात को जस्टिफाई करते थे और लोगों को कहते थे कि जो सोसाइटी ने नॉर्म्स सेट किए हैं उसी के अकॉर्डिंगली मैन और वुमेन को काम करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज the abolition of slavery. One of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe, Saint Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. But the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantations. So, this was met by a triangular slave trade between Europe, Africa and the Americas. फ्रांस की कुछ कॉलोनीज में प्लांटेशंस थे जहाँ पे टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी उगाया जाता था। वो कॉलोनीज बहुत दूर दराज के इलाकों में थी और वहाँ पर यूरोपियंस जाने से मना करते थे, जिसके कारण इन कॉलोनीज में जो कि कैरेबियन सी में थी और उनके नाम मार्टिनिक, ग्वाडेलोप और सेंट डोमिंगो हैं, इनमें यूरोपियन जा नहीं सकते थे। उन्हें लगता था कि ये बहुत दूर दराज के इलाके हैं और वो इस इलाके से फेमिलियर नहीं है, इसीलिए वहाँ पर स्लेवरी का काम शुरू हो गया। ये स्लेवरी का काम यूरोप से अफ्रीका और अफ्रीका से अमेरिका तक हो रहा था। The slave trade began in the 17th century. French merchants sailed from the ports of Bordeaux, Nantes to the African coast, where they bought slaves from the local chieftains. Branded and shackled,
The slaves were packed tightly into ships for the 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean. They were sold to plantation owners. The exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee, and indigo. Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. फ्रांस में 17th सेंचुरी में स्लेव ट्रेड तब शुरू हुआ जब फ्रांस के व्यापारी बॉर्डोक्स और नैंटीज के तटों से अपने जहाज लेकर अफ्रीका की तरफ निकले और अफ्रीका जाकर वहाँ के लोकल चीफ्स थे उनसे उन्होंने स्लेव्स की खरीदारी की। उन स्लेव्स को खरीदने के बाद उन्हें बेड़ियों में बांध दिया जाता था और जहाज में ठूंस कर भरने के बाद 3 महीने तक अटलांटिक के सफ़र पर भेज दिया जाता था और उन्हें कैरेबियन पहुंचाया जाता था। कैरेबियन में जाकर उन्हें प्लांटेशन के मालिकों को बेचा जाता था। प्लांटेशन के मालिक उनको बहुत यातनाएं देते थे, उनकी एक्सप्लॉयटेशन करते थे और उनसे लेबर करवाते थे। उनकी लेबर के कारण ही यूरोप में जो शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की डिमांड बढ़ रही थी उसे पूरा किया जा सका। स्लेव ट्रेड के कारण पोर्ट सिटीज़ जैसे कि बॉर्डोक्स और नैंटीज हैं वो काफ़ी समृद्ध हो गई और रिच हो गई और वहाँ पे सभी लोगों ने बहुत पैसा कमाया। थ्रू आउट द 18th century there was little criticism of slavery in France. The National Assembly held long debates about whether the rights of man should be extended to all French subjects, including those in the colonies, but it did not pass any laws, fearing opposition from businessmen whose income depended on the slave trade. It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slaves in the French overseas possessions. This, however, turned out to be a short-term measure. 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. Plantation owners understood their freedom as including the rights to enslave African Negroes in pursuit of their economic interests. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848. 18th century तक फ्रांस में स्लेवरी के बारे में किसी ने बात नहीं की। नेशनल असेंबली ने भी स्लेव्स के बारे में सोचा और इस पर डिस्कशन की कि जो राइट्स ऑफ मैन हैं वो फ्रांस की कॉलोनीज़ में जो स्लेव्स हैं उन पर लागू होना चाहिए या नहीं, लेकिन उन्होंने इससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं पास किया क्योंकि उनको डर था कि जो बिजनेसमैन जिनकी कमाई स्लेव ट्रेड से चलती है वो नाराज़ ना हो जाएं। 1794 में कन्वेंशन ने जितने भी स्लेव्स थे उनको फ्री करने के लिए नियम बनाए, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चल सका क्योंकि 10 साल बाद नेपोलियन ने स्लेवरी को फिर से लागू कर दिया। प्लांटेशन के मालिक मानते थे कि ये उनका हक है कि वो अफ्रीका के नीग्रोस को स्लेव बनाकर रख सकें ताकि उन्हें कमाई हो सके। फ्रांस में स्लेवरी को एंड में 1848 में ख़त्म किया गया। उससे पहले स्लेवरी को ख़त्म करने के लिए कोई ज़्यादा प्रयास नहीं किए गए। इस फोटो में हम देख सकते हैं, ये फ़ोटो 1794 की है जहाँ पर स्लेव्स को फ्री करने के लिए नियम बनाने की बात हो रही है। 3 रंग का बैनर जो उठाया गया है उसमें स्लोगन लिखा है द राइट्स ऑफ मैन, दूसरा है द फ्रीडम ऑफ द अनफ्री, इसका मतलब है जो बंदी हैं उनको फ्री किया जाए। साथ में ही एक फ्रेंच वुमेन खड़ी है और वो कुछ कपड़े सिल रही है ताकि अफ्रीका और अमेरिका के स्लेव्स हैं उनको सिविलाइज किया जा सके और इसके लिए उन्हें यूरोपियन क्लोथ्स ऑफर किए जा रहे हैं। नीग्रोस, a term used for the indigenous people of Africa south of Sahara. It is a derogatory term not in common use any longer. नीग्रो सहारा के साउथ में अफ्रीका से जो स्लेव लाए जाते थे उनके लिए यूज किया जाता था। इस टर्म को अब यूज नहीं किया जाता क्योंकि ये वर्ड अफ्रीकन लोगों की इंसल्ट की तरह देखा जाता है। सेकेंड वर्ड इज एमेंसिपेशन, जिसका मतलब है फ्री करना। The last topic is the revolution and everyday life. Can politics change the clothes people wear, the language they speak,
or the books they read. The years following 1789 in France saw many such changes in lives of men, women and children. The revolutionary government took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. 1789 के बाद फ्रांस के लोगों में बहुत बदलाव देखे गए, चाहे वो मैन हो, विमेन हो या चिल्ड्रन हो। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने ये जिम्मा उठाया कि वो किसी भी तरह का कानून पास करेगी जिससे लोगों की लिबर्टी और इक्वालिटी जुड़ी हुई हो। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. In the old regime, all written material and cultural activities, books, newspaper, plays could be published or performed only after they had been approved by the censor of the king. Now, the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right. Newspapers, pamphlets, books, and printed pictures flooded the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside. They all described and discussed the events and changes taking place in France. 1789 में बेस्टाइल पर हमला करने के बाद सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया गया। सेंसरशिप वो नियम था जिसमें अगर किसी ने किसी भी तरह का टेक्स्ट प्रिंट करना होता था तो उसे पहले राजा के या किंग से अप्रूव करवाना पड़ता था, उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी। वो टेक्स्ट चाहे बुक्स हों, न्यूज़पेपर्स हों या प्लेज हों। डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन में ये कहा गया कि हर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है और वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है, जो कि उनका नेचुरल राइट है। इसलिए न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स और बुक्स और बाकी और तरह का जितना भी प्रिंटेड पिक्चर्स थी वो फ्रांस के शहरों में बहुत अधिक मात्रा में छापी जाने लग गई और धीरे धीरे ये गांव तक पहुंच गई। ये सारा मटेरियल फ्रांस में होने वाले चेंजेस और इवेंट्स को शो करता था। फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मेंट दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड। Each side sought to convince the others of its position through the medium of print. Plays, song, and festive processions attracted large number of people. This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about at length in text which only a handful of educated people could read. Freedom of press का मतलब था कि अगर किसी की opposite views हैं, दूसरों से अलग व्यूज़ हैं, वो उन व्यूज़ को भी एक्सप्रेस कर सकता है। हर साइड दूसरी को मनाने के लिए अलग अलग मीडियम्स का यूज़ करती थी ताकि वो अपनी पोजीशन औरों को बता सके। इसके लिए वो प्लेज, सॉन्ग्स और फेस्टिव प्रोसेशन करते थे जिनमें बहुत सारे लोग आते थे। इन्हीं जगहों पे और इन्हीं मीडियम्स के थ्रू वो अपने आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड जस्टिस को औरों तक पहुंचाते थे, जो कि पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने कुछ टेक्स्ट में लिखे थे और जिनको सिर्फ कुछ पढ़े लिखे लोग ही पढ़ सकते थे। लेकिन अब उनको और लोग भी पढ़ने लग गए थे क्योंकि इनको पिक्चर्स, प्लेज और प्रोसेशंस के थ्रू आम जनता तक पहुंचाया जा रहा था। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।